Still waiting, Siddhi. Sachin Kumar. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Yes, Rohit. Arvind Kumar Avinash. Shall we start now? Where were we? कहाँ थे हम लोग? मैम वो सेल्स ऑफ गुड चल रहा था। वो तो पता है, चल सब गुड चल रहा था, उसमें क्या क्या हुआ? सेल्स ऑफ गुड्स तक हुआ था। I want quick recap of sales of goods जो अब तक हो चुका है। अनुपमा आप बताइए, जो अब तक हो चुका है उसका क्विक रिकैप क्या क्या बताया गया? मैम उस दिन जब आप क्लास करी तो मैं कर नहीं पाई थी क्योंकि मैं रास्ते में थी, कॉलेज से आ रही थी। तो कौन कौन किए हैं? मैं खाली क्लास में पढ़ा के गई थी क्या? श्वेता, पल्लवी, यस मैम। क्या क्या हो चुका है लास्ट क्लास में? टाइप्स ऑफ गुड हुआ था और मैम एक्सक्लूड और इंक्लूड गुड्स हुआ था और डिलीवरी हुआ था। हम लोगों ने ये डिस्कशन किया था सेल्स ऑफ गुड्स में कि पहले सेल्स ऑफ गुड्स कौन से एक्ट का पार्ट था? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 75 से लेके सेक्शन 124 तक आपके इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ये चीज मेंशन था, राइट? सेक्शन 75 से लेके सेक्शन 124 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ये पार्ट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से गायब है। क्यों? क्योंकि वहां से उठा करके अलग एक्ट फ्रेम हुआ जिसका नाम है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। फाइन। इसके अलावा हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि यहाँ सेल्स ऑफ गुड्स में गुड्स किसको बोलते हैं, है ना? गुड्स को डिफाइन किया गया था, व्हाट वी विल इंक्लूड इन गुड्स और व्हाट वी विल एक्सक्लूड इन गुड्स। ठीक है, तो इंक्लूड में क्या, यस और नो, जिससे पूछा जा रहा है बस वही आंसर देंगे। क्या शेयर इंक्लूड किया जाएगा गुड्स में? सृष्टि, शेयर्स नहीं किए थे। कितना इरिटेटिंग है ये सुनना, क्लास नहीं किए थे। मैम गांव चले गए थे, गांव में नेटवर्क इशू रहता है इसलिए क्लास नहीं किए थे। तो कितने लोग थे? सबसे पहले हैंड रेज करिए। तो कितने लोग थे लास्ट क्लास में? ओके, हैंड रेज्ड ही रखिए और डिस्कशन करिए साथ में। गुड्स में क्या क्या इंक्लूड किया गया था? इंक्लूड और एक्सक्लूड का चार्ट बनवाया गया था। यस मैम। ओके, क्या है इंक्लूड में? पहले बताइए क्या क्या इंक्लूड करेंगे। इंक्लूड में ट्रेडमार्क, गुडविल, वर्ल्ड करेंसी, गैस, इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा। हाँ धर्मजीत, आप ही बोलिए पहले क्या क्या इंक्लूड करेंगे। ट्रेडमार्क, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, गुडविल एंड गैस, वर्ल्ड करेंसी, बस इतना ही यार। सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि मूवेबल होगा या इमूवेबल होगा, इंक्लूड करेंगे। मूवेबल गुड्स होना चाहिए। इसके अलावा हम लोगों ने ये भी डिस्कशन किया था, मूवेबल गुड्स में कुछ गुड्स ऐसा है जिसको हम अलग करके उसको मूव कर सकते हैं। यस, दैट इज स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रास। ये चूंकि जमीन से अटैच जरूर है लेकिन हम उसको काट के अलग कर सकते हैं, तो इस हिसाब से इसको भी हम गुड्स के कैटेगरी में रखते हैं।
ठीक है, स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रास और ये सारा, ठीक है। शेयर्स, स्टॉक्स, ये सारा आपका उसी कैटेगरी में आएगा, गुड्स के कैटेगरी में। फाइन। अब एक्सक्लूड में हम लोग क्या डिस्कशन किए थे, सिर्फ 3 चीज। अब न्यू करेंसी, हाँ, मनी और न्यू करेंसी, करेंसी, मनी और करेंसी, अनसेक्योर्ड डेट, एक्शन लेबल क्लेम, क्लेम मैम। हाँ, एक्शन लेबल क्लेम को ही हम लोग अनसिक्योर्ड डेट कहते हैं। इसके अलावा हम लोगों ने डिस्कशन किया था इमूवेबल प्रॉपर्टी और मनी, ये 3 को हम एक्सक्लूड करते हैं। और प्लस ये मनी जो है, अगर एंटीक मनी होगा तो एंटीक मनी को हम परचेज करते हैं ना, तो उसको हम इंक्लूड करेंगे गुड्स के कैटेगरी में। ठीक है, तो सेल्स ऑफ गुड्स के कैटेगरी में इन चीजों को इंक्लूड किया गया है और ये 3 चीजों को एक्सक्लूड किया गया है। ठीक है, एक्सक्लूड के कैटेगरी में एक तो मनी, एक्शन लेबल क्लेम और इमूवेबल गुड्स, इन चीजों को एक्सक्लूड किया गया है। इसके अलावा हम लोगों ने डिस्कशन और क्या किया था, हाँ, आपका जो होल्ड डाउन इमूवेबल प्रॉपर्टी है, उसको हम कौन से एक्ट में पढ़ते हैं? 1882। वो तो ईयर है ना, एक्ट कौन सा है? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। ठीक है, इसमें इसका डिस्कशन मिलेगा आपको। अब इसके अलावा हम लोग डिस्कशन किए थे क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स में कितने टाइप का है गुड्स? 3। वेरी गुड। कौन कौन सा? Existing Existing goods, future goods और contingent goods. Existence name only specifies that existing मतलब at the time of contract ये goods हमारे पास present है. Okay, at the time of contract this goods is available with the seller. Fine, ये हो गया आपका existing good. फ्यूचर गुड, अच्छा, एग्जिस्टिंग का भी टाइप्स बताया गया था। एग्जिस्टिंग में और फर्दर कितने स्पेसिफिक गुड और फिर अनअसर्टेन गुड और असर्टेन गुड। स्पेसिफिक गुड्स मतलब मैम जब हम लोग स्पेसिफाई करते हैं कि यही गुड्स चाहिए। ठीक है, अब अनअसर्टेन गुड्स मतलब मैम जब अबंडेंस में रहता है कोई स्पेसिफाई नहीं कर सकते, बल्क में रहता है। हाँ, और उसी एक के बाद एक होता है, जैसे बल्क में ही, बल्क में हम इशारा कर दें कि इस बल्क में दीजिए, सेलेक्ट नहीं किए तो अनअसर्टेन, और उसी बल्क में अगर हम निकाल लिए तो हो जाएगा असर्टेन। तो ऑटोमेटिकली क्लासिफिकेशन ही करेंगे, 3 टाइप ही बोलेंगे, लेकिन बेसिकली अनअसर्टेन से ही असर्टेन निकल के आता है। ठीक है, तो इस तरीके से एग्जिस्टिंग गुड्स का 3 टाइप डन। अब आ जाइए फ्यूचर गुड्स की तरफ। फ्यूचर गुड्स यानी मैम जब हम लोग एग्रीमेंट करके अगर कोई चीज को एग्रीमेंट करें, यानी हम प्रोड्यूस करके, अभी प्रेजेंट में एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इट इज नॉट अवेलेबल, बट यस आई विल प्रोड्यूस एंड गिव और आई विल मैन्युफैक्चर एंड गिव। ठीक है, अभी प्रेजेंट में हमारे पास, हाँ, आई प्रॉमिस और आई मेक द एग्रीमेंट टू सेल सर्टेन प्रोडक्ट। ठीक है, इस तरीके का अगर होता है तो वो आ जाएगा फ्यूचर गुड्स में, कि प्रेजेंट में गुड्स है नहीं, नाम ही स्पेसिफाई कर रहा है ना फ्यूचर गुड्स। जो लोग क्लास में नहीं थे, आई होप वो लोग की पॉइंट बना रहे हैं। ठीक है, अब आते हैं कंटिंजेंट गुड। व्हाट डू यू मीन बाय कंटिंजेंट गुड? मैम जब सिचुएशन पे बेस्ड रहता है। हाँ, दे सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, है ना। कंटिंजेंट यानी सिचुएशनल, चाहे तो दे सकते हैं, नहीं तो नहीं भी दे सकते हैं। ठीक है, पर्टिकुलर सिचुएशन होगा तो हम देंगे, वो सिचुएशन नहीं हुआ, यानी मेरे को श्वेता ट्रांसफर करेगी तो मैं आपको दूंगी, श्वेता ट्रांसफर नहीं की तो मैं आपको नहीं दूंगी। करेक्ट, इतना डिस्कशन हुआ था। इसके अलावा डिस्कशन सेल्स और एग्रीमेंट टू सेल में डिफरेंस डिस्कशन हुआ था क्या? नो मैम। ठीक है, ऐसे अब आप इन जनरल अब समझ तो आ गया सेल किसको कहते हैं, एग्रीमेंट टू सेल किसको कहते हैं। बस ऐसे हम लोग डिस्कशन करते हैं क्या होता है सेल और एग्रीमेंट टू सेल में डिफरेंस। तो सबसे पहले आप बताइए कि सेल एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट है या एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट? सेल में क्या हो रहा है? पहले सेल और एग्रीमेंट टू सेल में डिफरेंस तो पता है ना, मतलब तो पता है। सेल मतलब एट द पॉइंट ऑफ, मतलब जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ दैट पॉइंट हम क्या किए, पैसा दे दिए
गुड्स हमारे हाथ में आ गया, ठीक है, प्राइस कंसिडरेशन हो गया, यस और नो, मैंने पेमेंट किया, गुड्स मेरे हाथ में आ गया, तो ये क्या है आपका executed, हाँ पहले इसको बताइए, सेल है या एग्रीमेंट टू सेल है? प्राइस मैंने पेमेंट, एग्रीमेंट टू सेल मैम। अरे भाई प्राइस हम दे दिए, मेरे हाथ में आ गया, नहीं तो sell, एग्रीमेंट टू sell। सेल हो गया, सेल हुआ ना। एग्रीमेंट टू सेल का मतलब कि कॉम्प्लेक्स मत बनाइए, सिंपल मीनिंग से समझिए। एग्रीमेंट टू सेल मतलब क्या, फ्यूचर में हम एग्रीमेंट कर रहे हैं कि हाँ सेल होगा, बाद में फ्यूचर डेट में होगा, ठीक है। तो सेल मतलब पॉइंट ऑफ टाइम में हमारे पास गुड्स का अदला बदली हो गया, प्राइस हम दे दिए, गुड्स मेरे हाथ में आ गया, तो वो हो गया सेल, ठीक है। और नेक्स्ट है एग्रीमेंट टू सेल, यानी फ्यूचर में सर्टेन गुड्स हमारे हाथ में आएगा, तो वो गुड्स आएगा तो हम पे करेंगे, तो दैट इज एग्रीमेंट टू सेल, ठीक है, मतलब तो समझ गए। अब सेकंड पॉइंट आता है, पहले तो आप डिफाइन करेंगे फर्स्ट पॉइंट में कि सेल क्या है, एग्रीमेंट टू सेल क्या है। सब नोट्स आप लोगों को बनाना है, मॉड्यूल मिल गया आप लोगों को? नो मैम। अच्छा, मॉड्यूल का मैं स्कैन कॉपी आप लोगों को भेज दूंगी, ठीक है, या देखती हूँ लाइब्रेरी में होगा तो आज ही भेज दूंगी। अभी बस समझते जाइए, और इसके बाद वो जो नोट्स मैं भेजूंगी वो आप रीड आउट कर लीजिएगा, सारा वो समझ में आ जाएगा। अभी बस टर्म्स अब लिखते जाइए, और उसका जो एक्सप्लेनेशन हो रहा है वो कीवर्ड्स में लिखते जाइए। अब सेकंड पॉइंट, आप बहुत डिस्टर्ब हो रहे हैं श्वेता, फोकस, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है एग्जीक्यूटेड या एग्जीक्यूटरी। तो एग्जीक्यूटेड मतलब प्राइस दे दिए, गुड्स आ गया, तो एग्जीक्यूटेड हो गया, यानी कॉन्ट्रैक्ट हो गया, है ना, तो ये हो गया एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। और एग्जीक्यूटरी मतलब फ्यूचर डेट में आने वाला है, तो वो हो गया एग्जीक्यूटरी। एम आई क्लियर? लिख रहे हैं सब लोग? सेकेंड पॉइंट हो गया सेल्स में, आप टेबल ऑफ फॉर्म में लिखेंगे। सबसे पहले डेफिनेशन दोनों का लिख लेंगे, उसके बाद सेकेंड पॉइंट में ये एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट होता है सेल, और आपका सेल एग्रीमेंट टू सेल होता है आपका एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट पॉइंट, जो सेल टेक प्लेस होगा वो किस टाइप के गुड्स के साथ हो सकता है? एग्जिस्टेंस में है, यानी असर्टेन गुड्स और अनअसर्टेन गुड्स के साथ। असर्टेन मतलब अनसर्टेन मैम। हाँ, अभी टाइप्स ऑफ गुड्स में डिस्कशन किए ना। सेल्स असर्टेन के साथ होगा या अनअसर्टेन गुड्स के साथ होगा? अनसर्टेन मैम uncertain, सर्टेन मैम। सेल में हम असर्टेन, यानी सेल में हम पिक कर लिए कि ये वाला दे दीजिए, ठीक है। सब्जी वगैरह खरीदने जाते हैं तो मतलब सब्जी वाले के भरोसे अगर आप ले आए सब्जी, तो क्या हाल हो, हाँ बल्क में दे दो भैया जो देना है, तो सबसे सड़ा गला टमाटर चुन चुन के आपके थैला में होगा, यस और नो? Yes, ma'am. हमेशा असर्टेन गुड्स का होता है, और एग्रीमेंट टू सेल होगा कि आपका अनअसर्टेन गुड का, ठीक है। असर्टेन और अनअसर्टेन स्पेलिंग पता है, क्लियर है धीरज? यस मैम। ठीक है, लिख रहे हैं आप? चलिए, अब नेक्स्ट पॉइंट है आपका ओनरशिप की बात करें तो, या रिस्क की बात करें, सेल में क्या हो रहा है, ओनरशिप तुरंत ट्रांसफर हो रहा है, यस और नो? ओनरशिप सेल में हम पेमेंट कर दिए और गुड्स मेरे हाथ में आ गया, तो ऑटोमेटिकली ओनरशिप ट्रांसफर हो गया। और एग्रीमेंट टू सेल में क्या हो रहा है, ओनरशिप बाद में ट्रांसफर होगा, ठीक है। इतना डिफरेंस क्लियर है? अब ये भी पॉइंट क्लियर हो जाना चाहिए आपका कि ओनरशिप जैसे ही ट्रांसफर हुआ, साथ ही साथ आपका रिस्क भी ट्रांसफर हुआ, ठीक है। गुड्स मेरे हाथ में आ गया, तो अब जो भी रिस्क एसोसिएटेड विद गुड्स है वो ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो गया ना ओनर के पास भी, ठीक है। तो रिस्क इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद ओनर, क्लियर? ठीक है, अब आ गया ये। अब राइट टू रीसेल की बात करें तो सेल के केस में राइट टू रीसेल का परमिशन आपके ओनर के पास है कि नहीं। मतलब अगर गुड्स खरीद पेमेंट मैंने किया, गुड्स मेरे हाथ में आ गया, मोबाइल मैंने परचेज किया, अब क्या मैं इसको रीसेल कर सकती हूँ?
मेरा मन हुआ पल्लवी को देने का, रीसेल कर सकती हूँ। Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, Yes, ma'am. और एग्रीमेंट के केस में क्या राइट टू रीसेल किसके पास है? बायर के पास है क्या? चला सेलर के पास है, तो Yes, वो ma'am. सेल कर सकता है। तो यहाँ पे राइट टू रीसेल सेल के केस में बायर के पास आ जाता है, क्योंकि आप जैसे ही गुड्स दे दिए तो अब बायर चाहे तो उसको डिस्ट्रॉय करे, चाहे तो रीसेल करे, चाहे वो कुछ भी करे, ही इज द ओनर ऑफ द गुड नाउ। ठीक है, तो वो कुछ भी कर सकता है। तो ये है आपका राइट टू रीसेल रिसाइड विद बायर इन केस ऑफ सेल्स, एंड इन केस ऑफ एग्रीमेंट टू सेल राइट्स रिसाइड्स विद सेलर। डिफरेंस क्लियर है? चलिए, अब यहाँ पे नेक्स्ट टर्म आता है आप लोगों का, हाँ. क्या हुआ रोशन? No, ma'am. चलिए, अब आपका एक टर्म है स्टीपुलेशन। स्टीपुलेशन सेल्स ऑफ गुड्स में एक टर्म आता है स्टीपुलेशन। व्हाट यू मीन बाय स्टीपुलेशन? जब भी हम कोई भी सेल करते हैं तो सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशन लिखा रहता है। यस, तो उस टर्म्स एंड कंडीशन को हम स्टीपुलेशन कहते हैं। STIPULATION, स्टीपुलेशन। कैमरा सबका ऑन रहे, अदरवाइज आई विल स्टार्ट रिमूविंग। जितने लोग कैमरा ऑफ करके हैं फालतू का है, अटेंडेंस नहीं मिलेगा। जितने लोग कैमरा ऑन करके बैठेंगे उन्हीं को अटेंडेंस मिलेगा, और एल्स यू आर वेस्टिंग योर टाइम। जैसे क्लास में नजर आते हैं वैसे नजर आइए सारे लोग। और ये गुलशन कुमार कैसे कैमरा ऑफ रखा हुआ है? मैम अभी घर आए हैं इसलिए। ओके, जितने पार्टिसिपेटिव बच्चे हैं उनका तो ऑन चाहिए ही चाहिए, और बाकी तो आप लोग को तो देखना पड़ेगा ना। मैं शुरू से बोलते हैं, आप लोग को देख के मुझे पता चलता है कि समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं। अगर देख के लगेगा कि समझ रहे हैं तो आई विल गो ऑन, फ्लो में रहूंगी। अगर देख के लगेगा शकल ब्लैंक हो रहा है तो फिर पेस चेंज करूंगी। इसीलिए देखना, आप लोग दिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो टर्न ऑन योर कैमरा एंड सेट। हाँ, तो क्या डिस्कशन हो रहा था? स्टीपुलेशन के बारे में बात कर रही थी। स्टीपुलेशन मतलब क्या? टर्म्स एंड कंडीशन जो भी है, ठीक है, एज रिगार्ड टू पेमेंट है या फिर एज रिगार्ड टू डिलीवरी ऑफ द गुड्स है, ठीक है, वो आ जाता है आपके स्टीपुलेशन में। ठीक है, दोबारा मैं रिपीट कर रही हूँ सुमन। स्टीपुलेशन मतलब टर्म्स एंड कंडीशन, चाहे वो प्राइस के केस में हो चाहे वो डिलीवरी ऑफ गुड्स के केस में हो, उसको हम स्टीपुलेशन कहते हैं। क्लियर? अब बात करते हैं स्टीपुलेशन दो टाइप का। फर्स्ट आपका होता है कंडीशन, दूसरा होता है वारंटी। शैल आई यूज व्हाइट बोर्ड? देखिए, स्टीपुलेशन आप पूरा लिख लीजिएगा, ठीक है। ये दो टाइप का, कंडीशन, ये वारंटी। अब ये कोई भी गुड्स खरीदते हैं तो ये कंडीशन क्या होता है और ये वारंटी क्या होता है? कंडीशन इज व्हाट? एनीथिंग विच इज एसेंशियल टू द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, एनीथिंग विच इज एसेंशियल टू द कॉन्ट्रैक्ट इज कंडीशन। समझ आया? जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं आपको, एसी अगर मेरे को खरीदना है तो उसका तो ठंडा करना तो एसेंशियल फीचर है ना। फ्रिज अगर खरीदना है तो ठंडा करना तो एसेंशियल फीचर है। अब फ्रिज में बल्ब काम नहीं कर रहा है तो इज इट एसेंशियल फीचर? क्या फ्रिज बल्ब लाइट के लिए तो होता नहीं है। समझ पा रहे हैं कि नहीं? तो एसेंशियल फीचर जो भी गुड्स का अगर होता है, दैट मीन्स कि उसका कंडीशन है वो, ठीक है। और अगर कोई छोटा मोटा पार्ट वगैरह अगर खराब होता है तो दैट इज कोलैटरल टू द कॉन्ट्रैक्ट। यानी ऑब्वियसली फ्रिज लिए हैं भाई तो आपका बल्ब भी काम करना चाहिए, ठीक है। अगर काम नहीं कर रहा है तो आई कैन क्लेम डैमेज। दोनों के ब्रीच का जो कंडीशन है वो अलग अलग है। समझ पा रहे हैं रोशन? ब्रीच मतलब क्या हुआ? अगर कंडीशन के मामले में खराबी होगी, जैसे मान लीजिए एसी ठंडा ही नहीं कर रहा है, वो अगर प्रॉब्लम हुआ तब हम क्या करेंगे? कॉन्ट्रैक्ट भी तोड़ सकते हैं और डैमेज भी क्लेम कर सकते हैं। लेकिन अगर सिर्फ बल्ब खराब हुआ तो हम डैमेज क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे लॉ के टर्म में? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अगर होता है, यानी अगर टूटता है, आपका जो प्रॉमिस है वो अगर आप तोड़ रहे हैं
तो कंडीशन अगर टूट रहा है, कंडीशन में जो आप प्रॉमिस किए थे वो अगर फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, उस केस में आई विल रिसाइड द कॉन्ट्रैक्ट, यानी कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर सकते हैं, प्लस आई कैन ऑल्सो क्लेम द डैमेज। अंडरस्टूड? और वारंटी के केस में आई कैन ओनली क्लेम डैमेज। यहाँ तक क्लियर है रोशन, गुलशन? यस मैम। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब कंडीशन में डेफिनेशन लिख लिए, कंडीशन में इट इज एसेंशियल टू द कॉन्ट्रैक्ट, और वारंटी में लिख दिए इट इज कोलैटरल टू द कॉन्ट्रैक्ट। इतना लिख लिए हैं। आर यू यूजिंग पेन? मैम वारंटी में कंडीशन क्या बोले मैम? Condition में- is essential to the contract. Warranty is collateral to the contract. Done? आगे बढ़ो। ठीक है। अब कंडीशन भी दो टाइप का, ठीक है? कंडीशन और वारंटी दोनों दो टाइप का होगा। एक है आपका एक्सप्रेस कंडीशन, एक है आपका इम्प्लाइड कंडीशन। वारंटी में भी एक्सप्रेस्ड और ये implied. Now understand meaning of these two terms. ठीक है? कंडीशन में भी एक एक्सप्रेस कंडीशन और ये इम्प्लाइड कंडीशन। वारंटी में भी एक्सप्रेस्ड वारंटी, इम्प्लाइड वारंटी। ऑलराइट, अब ये एक्सप्रेस कंडीशन की अगर मैं बात करूं तो ये बहुत सिंपल है। एक्सप्रेस मतलब जब हम कोई चीज खरीदते हैं तो आप एक्सप्रेसली कुछ अगर बताते हैं, यानी आप बोल दिए हैं कि ये फीचर है, यानी रिटन में या ओरल फॉर्म में अगर आप कुछ बोल रहे हैं कि हाँ ये गुड्स का ये फीचर है, तो ये क्या कर रहे हैं, हम एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो इसमें तो कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक्सप्रेस जस्ट आप डेफिनेशन पूछा जाएगा, ठीक है? लेकिन इम्प्लाइड मतलब जो लॉ मेकर ने लॉ में लिख दिया है कि ये ऑटोमेटिकली आप पे इम्प्लीमेंट होगा, ठीक है? तो दैट इज इम्प्लाइड कंडीशन। यहां तक क्लियर है? क्वेश्चन इसी पार्ट से आता है। फाइन। अब ये इम्प्लाइड कंडीशन का भी फर्दर क्लासिफिकेशन है। आप लोग लिखते जाइए और समझते जाइए। इम्प्लाइड कंडीशन में सबसे पहला है कंडीशन एज टू टाइटल। नंबर वन इज कंडीशन एज टू टाइटल। कंडीशन एज टू टाइटल। What do you mean by condition as to title? मतलब अगर किसी चीज का ओनरशिप मेरे पास है तो ही आप किसी को सेल कर सकते हैं। ये इम्प्लाइड है, कुछ हमको एक्सप्रेस करने की या कहीं रिटर्न फॉर्म में देने की जरूरत नहीं है। लाइक अभी मैंने मोबाइल कहा, तो मोबाइल पे मेरा हक है तो ही मैं आपको सेल कर सकती हूँ। तो यानी मोबाइल का मेरे पास राइट टू टाइटल है, यानी ओनरशिप मेरे पास है, तो मैं किसी को दे सकती हूँ, ठीक है? अगर धीरज का मोबाइल मेरे पास है तो क्या मैं किसी को सेल करूंगी? ऑब्वियसली नो। तो आपके पास ओनरशिप होना बहुत ज्यादा जरूरी है। यही मतलब होता है आपका कंडीशन एज टू टाइटल। समझ आया? टाइटल मतलब क्या? ओनरशिप। टाइटल से यहाँ मतलब है ओनरशिप से, ठीक है? अगर आपके पास ओनरशिप है तो ही आप सेल कर सकते हैं। अगर आप नन ओनर हैं तो आपके पास ऑटोमेटिकली सेलिंग राइट नहीं है। तो ये लॉ मेकर का ये लॉ है कि अगर आपके पास ओनरशिप है तो ये आप ट्रांसफर करेंगे। पापा की मोटरसाइकिल क्या आप मुझे सेल कर देंगे? नहीं मैम। नो मैम। मैम नो। लेकिन हाँ, बाइक अगर आप अपने कमाई से खरीदे हैं सेल कर सकते हैं, यस मैम ठीक है? मतलब क्लियर है कंडीशन एज टू टाइटल। अब आइए सेकंड पे, कंडीशन एज टू सेल बाय डिस्क्रिप्शन। सेकंड यहाँ पे है सेल बाय डिस्क्रिप्शन। लिखते जा रहे हैं सब लोग, सेल बाय डिस्क्रिप्शन। सेल बाय डिस्क्रिप्शन। अब इसका मतलब समझिए। अगेन ये एसेंशियल है कि नहीं वो बताइए। अगर मैं दुकान गई और बोल रही हूँ मुझे आसाम की ही चाय चाहिए, दिस आई एम डिस्क्राइबिंग, मेरे को कोई नॉर्मल चाय नहीं चलेगा, आसाम का चाय होना चाहिए या दार्जिलिंग की चाय होनी चाहिए, दिस आई एम डिस्क्राइबिंग, ठीक है? तो ये है सेल बाय डिस्क्रिप्शन। तो मैं एज्यूम कर सकती हूँ कि नहीं
कि जो मुझे चाय पत्ती दिया, जो सेलर दे रहे हैं वो आसाम का ही होगा। ऑब्वियसली मैंने डिस्क्राइब किया तो मेरे को वही चाहिए भाई, दूसरा चाय पत्ती नहीं जमेगा, आसाम का ही होना चाहिए, दार्जिलिंग का ही होना चाहिए। दिस आई एम डिस्क्राइबिंग, इसी को कहते हैं सेल बाय डिस्क्रिप्शन। रिमेंबर ये सारे केस में आप लोग एग्जाम्पल भी कोट करेंगे, ठीक है। आप लोगों का जो एग्जाम आता है वो डिस्क्रिप्टिव होता है, ठीक है। तो आप डेफिनेशन के साथ आप इसको एग्जाम्पल भी कोट करेंगे। इफ आई एम डिस्क्राइबिंग दैट आई वांट दिस चाय पत्ती, ठीक है, टी लीफ, देन आपको वही देना होगा। और उस केस में अगर आप नहीं देते हैं तो क्या मैं सामान वापस कर सकती हूँ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. क्लेम कर सकती हूँ? Yes, ma'am. यस, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन मतलब क्या हुआ, जो मैं डिस्क्राइब कर रही हूँ मुझे वही चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद आता है सेल बाय सैंपल। डिस्क्रिप्शन हो गया, ये थर्ड होगा ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये होगा सेल बाय सैंपल। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय सेल बाय सैंपल? अब जैसे डिस्क्रिप्शन में हम डिस्क्राइब कर रहे हैं, अब सैंपल में क्या करते हैं आप देखते होंगे, अगर चावल लेने जाते हैं, ठीक है, तो वो बल्क में से रखा या एक बोरे में रखा होता है, उससे हम चुन करके देखते हैं ना कि अच्छा ये वाला अच्छा दिख रहा है, अच्छा ये सोनम चावल है, अच्छा ये बासमती चावल है। तो ये सैंपल हम देख लिए, बल्क में से एक उठा करके देख लिए कि ये सैंपल है, इसी बल्क में दीजिएगा, ठीक है। समझ आया? डिस्क्रिप्शन में हम क्या कर रहे हैं, डिस्क्राइब कर रहे हैं। सैंपल में क्या कर रहे हैं, जो सैंपल आपको डिस्प्ले किया जा रहा है, ठीक है, जो चीज आपको डिस्प्ले किया जा रहा है उसी में से आपको देना है, ठीक है। दूसरा चावल नहीं चाहिए, ठीक है, बल्क में से सैंपल सेलेक्ट किया जाता है। समझ आ गया? ये हो गया आपका सेल बाय सैंपल। ये तीसरा है ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके। अब चौथा होता है डिस्क्रिप्शन एंड सैंपल दोनों, यानी कंडीशन एज टू सैंपल एंड डिस्क्रिप्शन। कंडीशन एज टू सैंपल एंड डिस्क्रिप्शन। सैंपल एंड डिस्क्रिप्शन का एग्जांपल मान लीजिए आप दुकान में आइसक्रीम खरीदने के लिए गए, ठीक है, आप देखिए कि हाँ चॉकलेट वाला फ्लेवर रखा हुआ है, आप वहां से चुने उस बल्क में कि ये चॉकलेट वाला दो, और डिस्क्रिप्शन फिर क्या दिए, ये चेरी का टॉपिंग होना चाहिए, ठीक है, या फिर मान लो ओरियो का टॉपिंग होना चाहिए। ये क्या है, डिस्क्रिप्शन भी और सैंपल भी दोनों हुआ ना? समझ पा रहे हैं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. डिस्क्रिप्शन भी हुआ कि हम अलग से डिस्क्राइब किए कि ऊपर से टॉपिंग होना चाहिए, ये हुआ डिस्क्रिप्शन, आई एम डिस्क्राइबिंग दिस। और अगर हम सैंपल में से चूज करके पॉइंट आउट करें कि बल्क में से कि हाँ ये वाला आइसक्रीम दीजिए, दिस इज व्हाट सैंपल आल्सो एंड डिस्क्रिप्शन आल्सो। यस, Yes, ma'am. अगेन आई एम एम्फेसिस, एग्जांपल जरूर कोट करिएगा, एग्जांपल जरूर लिखिएगा अपने आंसर में, ठीक है। अब आ जाइए लास्ट में 2-3 और है, कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस, यानी चौथा, ये पांचवा होगा आपका कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस। Ma'am, condition as to quality से क्या बोलिए? क्वालिटी और फिटनेस, अब इसका मतलब समझिए, एज टू क्वालिटी और फिटनेस कहने का मतलब जब हम खुद नॉलेजेबल नहीं है, ठीक है, हम सेलर के ऊपर रिलाई कर रहे हैं, फाइन, सेलर के ऊपर रिलाई कर रहे हैं कि आप इस मामले में आई डोंट नो एनीथिंग, आप जो सजेस्ट करेंगे वो आप दे सकते हैं, ठीक है। जैसे हेयर कट वगैरह लेने के लिए जाइए, ठीक है, कौन सा हेयर कट चाहिए मैम, डोंट नो, आप एक्सपर्ट हैं, आप जो कर दें, ठीक है। ये क्या चीज है, तो दांत का भी आप एग्जांपल ले सकते हैं, राइट, डेंटिस्ट के पास हम जा रहे हैं, तोड़वाना है दांत या नहीं तोड़वाना है, आप एक्सपर्ट हैं सर, जो आप कहें, हम लोग करते हैं ना ऐसे। तो क्वालिटी और फिटनेस कहने का मतलब जब हम सेलर के ऊपर, सेलर के स्किल के ऊपर रिलाई कर रहे हैं, तो ये आ जाएगा आपका कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस। मैंने आपको कहा था कि इस पर्पज से मेरे को चाहिए, ठीक है, लाइक मुझे गर्म पानी रखने के लिए फ्लास्क चाहिए, ठीक है, मैंने पूरा डिस्क्राइब किया, गर्म पानी रखने के लिए फ्लास्क चाहिए, ठीक है, और सेलर के ऊपर रिलाई किया कि आप अब जो दें, फाइन, तो वो हो जाएगा आपका कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस।
क्लियर? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। कंडीशन एज टू मर्चेंटेबिलिटी। ये कंडीशन एज टू मर्चेंटेबिलिटी। मर्चेंटेबिलिटी का स्पेलिंग क्लियर है आप लोगों को? MERCHANTIBILITY, मर्चेंटेबिलिटी। अब मर्चेंटेबिलिटी का मतलब क्या हुआ? जब हम गुड्स खरीद रहे हैं तो ऑब्वियसली वो यूज करने लायक होना चाहिए, यस और नो? अनडैमेज्ड हो, यूजेबल हो, यही कंडीशन है, राइट? अगर मान लीजिए शर्ट सिलवाने के लिए कपड़ा लेने के लिए गई, ऑब्वियसली शर्ट सिलवाना है, पहनने के पर्पज से मैं लेने के लिए गई, अगर वो मान लीजिए व्हाइट एंड से डैमेज्ड है, तो क्या उसका सिलवा पाएंगे कपड़ा आप? नो मैम। नो मैम। यूजेबल है? यूजेबल नहीं है, डैमेज्ड गुड्स है, तो ऑब्वियसली आपका ये कंडीशन का ब्रीच हुआ कि नहीं हुआ? यस समझ मैम। आया? यस मैम। मतलब शॉर्ट अगर हम बोले, अनडैमेज्ड एंड यूजेबल गुड्स होना चाहिए। तो ये सभी आपको अलग से कहीं लिखने की या एक्सप्रेस करने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली इंप्लाइड है। यहां तक डन? अब लास्ट है आपका कंडीशन एज टू होलसमनेस। होलसमनेस, चांदनी, होलसमनेस का स्पेलिंग CHOLESOMENESS। अब ये होलसमनेस का मतलब क्या हुआ? द थिंग विच इज फिट फॉर यूज। यानी मान लीजिए हम दूध खरीदने के लिए गए, तो क्या मेरे को ये एक्सप्रेस करने की जरूरत है कि जो हम पीने के लिए दूध चाहिए, एक्सपायरी वाला नहीं दीजिएगा? नो मैम। ऑब्वियसली नो। तो आपका फिट फॉर यूज मतलब क्या? कंजम्पशन के लिए सही होना चाहिए, तो ये भी इम्प्लाइड है। ठीक है, इसका भी बहुत केस लॉ। अगेन एग्जांपल अगर दूं तो दूध ही खरीदा गया था और वो पीते के साथ उसमें पता चला, मतलब लेडी का डेथ हो गया, ठीक है, बाद में टेस्ट करने पे पता चला कि उस दूध में टाइफाइड का जर्म्स था, तो ये चीज उसके बाद ऑब्वियसली उसको उसके ऊपर सेलर के ऊपर क्लेम किया गया। ठीक है, जो प्राइस था वो वापस देना पड़ा। समझ आया? तो ये था आपका होलसमनेस। इस पे बहुत सारा केस, जो भी मैं बता रही हूँ सब केस से ही मैं एग्जांपल बता रही हूँ। ठीक है, तो ये हो गया आपका होलसमनेस कि अगर मैं कोई चीज लेने के लिए जा रही हूँ तो ये आई नीड नॉट टू एक्सप्लेन दैट, हाँ वो फिट फॉर यूज होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका होलसमनेस। तो अब तक कितना पॉइंट लिखे आप? 7 7 7. 7 सात हुआ है। तो देखिए आप रिकॉल करिए क्या क्या पढ़े और आप लोग क्या क्या लिखे हैं। सबसे पहले ये बताइए एज टू टाइटल में क्या समझे आप, रिया? मैम ओनरशिप जो होता है वो सेलर, राइट टू टाइटल मतलब जो मेरे पास ओनरशिप है तो ही हम बेच सकते हैं कुछ भी प्रोडक्ट, अगर नहीं है तो नहीं बेच सकते। करेक्ट, अगर मेरे पास ओनरशिप है, टाइटल मतलब ओनरशिप, ओनरशिप है तो ही हम किसी को ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर ओनरशिप नहीं है, यू डोंट हैव राइट टू रीसेल इट। ठीक है, उसके बाद सेल बाय डिस्क्रिप्शन में क्या था ज्योति कुमारी? हम जो चीज खरीदते हैं तो बोलते हैं कि हम यही चाहिए, दूसरा क्या क्या? हम जो चीज का ऑर्डर, हमें जो चाहिए वही हमें चाहिए, दूसरा नहीं चाहिए। जैसे कि क्या चाहिए? पत्ती, असम वाला। हाँ, वेरी गुड। असम की चाय पत्ती, जैसे आई एम डिस्क्राइबिंग, यही वाली चाय पत्ती चाहिए। ठीक है, इसके अलावा आइसक्रीम का कौन कौन सा ब्रांड आता है आपका? क्रीम बेल का ही आइसक्रीम चाहिए, वाडीलाल का ही आइसक्रीम चाहिए। ठीक है, या फिर ये कौन सा एसी है यहाँ पे, हिटाची का ही एसी चाहिए। ठीक है, एलजी का ही रेफ्रिजरेटर चाहिए। ठीक है, दिस आई एम डिस्क्राइबिंग, फाइन। अब इसके अलावा सैंपल कौन बताएगा? सुमन सिंह, सुमन, सुमन, स्विच ऑन योर कैमरा। शायद आप ही हैं जो कैमरा ऑफ करके रखें। इधर एक और रिया नजर आ रही है और यही कारण है आप आंसर नहीं दे पा रहे हैं, अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं।
यस अनुपमा, आप बताइए। हेलो मैम। मैम हाँ सुमन, यस आप रास्ते में, समझ में आ गया, ठीक है, म्यूट रखिए। हाँ अनुपमा बताइए। मैम जब बल्ब में से हम सैंपल सिलेक्ट करते हैं ना, वेरी किया गुड। जाता है इसको। बल्क में से जब हम सैंपल सेलेक्ट करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। फाइन। नेक्स्ट है आपका सैंपल एंड डिस्क्रिप्शन, तो दोनों आप ऐड कर देंगे, हो जाएगा। अब कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस में क्या बताया गया था, कौन बताएगा? आप बताइए सुनीता कुमारी। अनम्यूट पहले। सुनीता कुमारी, आप अपने आप में बात कर रहे हैं क्या, या कहीं और ही बात कर रहे हैं? सुनीता अनम्यूट करिए पहले। ये था मैम, हाँ, ये था। पता नहीं, समझ नहीं आ रहा। अनिल अहमद आप बताइए। मैम कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस इट्स मीन कि मैम हम लोग कहीं जाते हैं कोई सैलून में, तो उसको बोलते हैं कि ये अपने हिसाब से काट दो, अपने जो भी मतलब हम लोग का ये तो इस केस में when we rely totally upon the skill of seller, okay, Yes, it will ma'am. come under condition as to quality or fitness. अब next है आपका condition as to merchantability, ये राधा कुमारी। हम जैसे जाते हैं दर्जी कन तो फटा हुआ कपड़ा रहता है तो नहीं सिल पाते हैं। ओके, तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? The good should be undamaged और should be usable, ठीक है, usable. Also try to express yourself, ठीक है। ये जो आप एग्जाम्पल जो देंगे, सबसे पहले डिफाइन करेंगे, फिर हम एग्जाम्पल कोट करेंगे ना। तो व्हेन क्या कहा मैंने, कंडीशन एज टू मर्चेंटेबिलिटी मतलब व्हेन गुड शुड बी यूजेबल और अनडैमेज्ड, ठीक है, एंड देन कोट द एग्जाम्पल। देन लास्ट है आपका होलसमनेस, अविनाश। रिया राज। मैम कंजप्शन मतलब फिट होना चाहिए, एक्सपायरी मतलब नहीं होना चाहिए, जैसे मिल्क वगैरह अभी आपने एग्जांपल बताया कि ठीक है, एक्सप्रेस एक्सपायरी नहीं होना इट चाहिए। शुड बी फिट फॉर यूज। कंडीशन एज टू होलसमनेस मींस इट शुड बी फिट फॉर यूज, ठीक है। तो इतना था कंडीशन का, इम्प्लाइड कंडीशन का टाइप्स। अब नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे इम्प्लाइड वारंटी का टाइप्स, और फिर एक और टर्म आएगा केविएट एम्प्टर। इतना है आप लोगों का सेल्फ सर्विस में, समझ आया? एक बार एक्सप्रेस बता दिया ना। एक्सप्रेस यानी कोई भी जो भी चीज, अब लाइक फॉर एग्जांपल लेज हम खरीदते हैं, तो लेज में सब कुछ लिखा रहता है, क्वांटिटी कितना है, ठीक है, किस चीज का बना हुआ है, इंग्रेडिएंट लिखा रहता है। तो ये हो गया एक्सप्रेस की, हम एक्सप्रेस करके बता रहे हैं ये चीज, ठीक है। कोई मान लीजिए एसी वगैरह खरीदने जाते हैं, तो वो मिलता है आप लोगों को बुकलेट, उसमें एक्सप्रेस सारा कुछ एक्सप्रेस रहता है कि ये मटेरियल है, ये इंग्रेडिएंट है, ठीक है, ये वारंटी है, इंग्रेडिएंट नहीं बोलेंगे, ये वारंटी है, इतने साल का गारंटी है, सब लिखा रहता है ना। तो ये सब टर्म्स एंड कंडीशन जो लिखा हुआ है, जो सेलर आपको लिख के दे रहा है, ठीक है, जो सेलर आपको लिख के दे रहा है, ये सेलर के तरफ से जो मिल रहा है, दैट विल कम अंडर एक्सप्रेस कंडीशन, ठीक है। और जो लॉ मेकर ने जो कुछ एक्सप्रेस किया है या जो लॉ में लिखा हुआ है, दैट विल कम अंडर इम्प्लाइड कंडीशन। आगे समझ? यस मैम। चलिए अब दीजिए अपना अटेंडेंस।
कहाँ है बीवीएम भाई? फाइनली सनीदेव आप क्लास में थे? Okay, roll 1, 2, Present, ma'am. Roll 1. 2, Present ma'am 2. 3, 4, 5, 6. 6 present, ma'am. 6. 7, ma'am. Okay. 7 8. present, ma'am. मैम आज ट्यूसडे है 22। अच्छा ओके 8 नहीं है, 9, 10, 11, 12. Yes, ma'am, 13, 11. 12, 13, 14, 15, Yes, ma'am. 14. 15, 16, 17, 18, यस मैम 18। 19, 20, मैम 16। 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, मैम Yes, ma'am. 32 33. 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, Yes, 39. ma'am. 37. Okay. 38, 39, 40, 41, 42. 43 ma'am. Okay. 44, 45, 46, 44 ma'am. 47, 48, 49. 48। पल्लवी दुबे कोई और है क्या? ओके 49, 50, 51, 52, 53, 54, 50, 54, 54 present ma'am. 53 भी है. No ma'am. ओके 55, 56, 50, 56, 57, Yes, 50, ma'am. 57, ma'am. 58, 59, 60, 61, 62, 64, 60, Yes, ma'am. 64. 65, 66, 67, 68, 69, 70. 67, ma'am. 67. Okay. 68, 69, 70. 71, 72, 73. 74, 75, Yes, ma'am. 74. 74. 70. okay. 75, 76, 77. 78, 79,
80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92. Yes, ma'am. 92. 91. ठीक है, 92, Yes, ma'am. 92. 93, 94, Yes, ma'am. 93. 94, 95, 96, 97, 96. 97. Done. मैम 62 हो गया 52 कौन है? गड़बड़ हो गया। 52 नहीं मैम 62। रुक जाइए, रुक जाइए। रोल नंबर 1 तो प्रेजेंट है ना, 2 भी प्रेजेंट है और इधर 3 एब्सेंट है। चलिए ठीक है, सी यू इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।